हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था, क्या कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। कोई एक इक्वेशन गिवन है हमें, उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है कि यह कंसिस्टेंट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर दोनों साइड सेम आ गया तो कंसिस्टेंट है, और नहीं आया तो कंसिस्टेंट नहीं है। एज सिंपल एज दैट। डन। दोनों साइड लिखेंगे, अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला तो कंसिस्टेंट है, और अगर नहीं आया तो नहीं है। डन। चलो तो करते हैं। The magnitudes of the physical quantity may be added together or subtracted from one another only if they have same dimensions। ये तो हम पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले भी, कि अगर यूनिट सेम हो, डायमेंशन सेम हो तो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अभी बोला ना किलोमीटर और लीटर, कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? नहीं हो सकते। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ओके। In other words, we can add or subtract similar physical quantities. Thus, velocity cannot be added to the force. Obviously, velocity और force ऐसे सम नहीं कर सकते, सम कर सकते नहीं है। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ वेलोसिटी इंटू फोर्स, तो जो भी आंसर आएगा, अब इसका यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और फोर्स का न्यूटन, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड एक्चुअली क्या होता है पता है? वॉट। जो हम 10th में पढ़े थे, जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू व्हाट? वॉट। वो किसका यूनिट है? वॉट याद है? पावर का। तो देखो हम कहां से कहां आ गए, हमने फोर्स इंटू वेलोसिटी किया और हम आ गए कहां पर? पावर पर। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इज व्हाट? पावर। कोई पूछे कि फोर्स इंटू वेलोसिटी इज व्हाट, तो क्या? पावर। कैसे? ये प्रूव किया, देखो हमने डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव किया। समझ में आया? ओके। तो वही चीज बता रहे हैं कि भाई ये प्लस और माइनस नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना है यूनिट्स का भी, जैसे कि भाई मीटर पर सेकंड लिख दिया वेलोसिटी का, डिवाइडेड बाय फोर्स का क्या लिखेंगे? न्यूटन। तो सेकंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर अपॉन न्यूटन इंटू सेकंड। तो वेलोसिटी बाय फोर्स का यूनिट क्या आया? मीटर अपॉन न्यूटन इंटू सेकंड। दैट्स इट। डन। सिंपल है। तो वैसे ही हमें करना है। इन ये देखा, 10 वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड, यस, or an electric current cannot be subtracted from thermodynamic temperature. This simple principle, called the principle of homogeneity of the dimensions in an equation, is extremely useful in checking the correctness of an equation. मतलब देखो, इसको याद रखो, एक मार्क में पूछा जा सकता है कि अगर इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? तो हमारे प्रिंसिपल से चेक करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल? यही प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या? कि तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट किसे कर सकते हो? जिनके डायमेंशन सेम हो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यही है प्रिंसिपल है ऑफ होमोजेनिटी। डन। होमोजेनिटी मतलब सेम, तो होमो मतलब सेम होता है, इक्वल। तो अगर सेम यूनिट्स और डायमेंशंस है तो तुम प्लस माइनस कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड जब करना है तब कर सकते हो। डन। Okay, so if the dimensions of all the terms are not same, the equation is wrong, obvious. Hence, if we derive an expression for the length of an object, regardless of the symbols appearing in the original mathematical relation, when all the individual dimensions are simplified, the remaining dimensions must be that of the length. मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई लेंथ का फॉर्मूला है, तो लेंथ का फॉर्मूला है मतलब अभी जैसे हमने बोला ना कि जैसे अभी मैंने बोला था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो आ गया लेंथ में। अब टाइम को तुम यहाँ ले आओ तो LHS में हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम, और वहां पर लेंथ, लेकिन वहां पर लेंथ है तो ये जो वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे उसका भी फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए? लेंथ ही आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर लेंथ नहीं आया तो इक्वेशन क्या है? रॉन्ग है। सिंपल। जो यहाँ बोल रहे हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एग्जाम्पल के साथ। समझ में आ रहा है ना? सिंपल ही है, राइट? ओके। सो सिंपल ही है, लेकिन एक ही चीज बार बार लिखी हुई है और थोड़ा लंबा जा रहा है, नहीं तो जो समझना था वो तो हम समझ चुके हैं। डन। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। Similarly, if we derive an equation of speed, the dimensions on both the sides of an equation when simplified must be of length by time.
दैट्स इट. ओके चलो. So dimensions are customarily used as a primarily नहीं क्या लिखा हुआ है, dimensions are customarily used as a preliminary test of the consistency of an equation when there is some doubt about the correctness of the equation. क्या बोल रहे हैं कि ये जो dimensional analysis है ये primarily हमारा काम है. मतलब प्राइमरी मतलब जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है ना, और फिर आता है सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब पहला. ओके तो डायमेंशनल एनालिसिस ये जो हम कर रहे हैं वो सबसे पहला काम है. ओके दैट इज प्रिलिमिनरी. प्राइमरी और से प्रिलिमिनरी दोनों सेम ही है, उनका मीनिंग भी सेम होता है. प्राइमरी मतलब पहले और प्रिलिमिनरी मतलब वो भी पहले ही होता है. तो प्रिलिमिनरी काम है हमारा किस चीज का, कि हमें जो इक्वेशन गिवन है वो सही है या नहीं वो चेक करने के. अगर डायमेंशन एनालिसिस से ही वो कंसिस्टेंसी प्रूव नहीं हो रही है, दे आर नॉट कंसिस्टेंट, तो 100% वो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, रॉन्ग है. अभी हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं वैसे. अंडरस्टूड. अगर डायमेंशनल एनालिसिस से अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS तुम्हारा नहीं आ रहा है, मींस दे आर नॉट कंसिस्टेंट, देन 100% वो जो गिवन है वो क्या है, रॉन्ग है. अंडरस्टूड. लेकिन अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया तो उसे ध्यान से सुनना. अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं आया तो डायमेंशनली रॉन्ग है. वो तो हमने बोला अभी, डायमेंशनली भी रॉन्ग है और गिवन इक्वेशन भी रॉन्ग है. लेकिन अगर सही आ गया तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो करेक्ट है. दोनों में फर्क है. ध्यान से सुनो हिमांशु, ध्यान से सुनना. ओके क्या बोल रहा हूं कि अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया तो LHS इज इक्वल्स टू फर्स्ट RHS नहीं हुआ मतलब क्या, दे आर नॉट कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी नहीं है, और कंसिस्टेंसी नहीं है तो गिवन इक्वेशन इज रॉन्ग. खत्म बात. लेकिन अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया दैट मीन्स दे आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी है, बट कंसिस्टेंसी होने का मीनिंग ये नहीं है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट ही है. समझ में आया. अगर नहीं हुआ तो रॉन्ग है 100%, लेकिन हो गया तो 100% वो सही ही है ऐसा नहीं बोल सकते. क्यों ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कई फॉर्मूला में तो हमारा कांस्टेंट भी होता है ना. कई फॉर्मूला में कांस्टेंट होते हैं. जैसे कि हमारा सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कल के सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr. ओके तो ये तो हम मैथ्स पे चले गए. चलो ये तो इजीली हो ही जाएगा तुम्हारा. कोई और इजी एग्जांपल दूं, जैसे काइनेटिक एनर्जी. ओके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है पता है, ½ mv². ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या है, mgh. ये सब हमने 9th में पढ़ा था, 10th में तो नहीं लेकिन 9th के फिजिक्स में था ये. ओके तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv². अब हम यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू RHS करेंगे तो क्या है भाई, ये तो हमें पता ही है करेक्ट इक्वेशन है, तो कंसिस्टेंसी भी आएगी, और अगर तुम पूरा डायमेंशनल एनालिसिस देखो तो ये सही भी है इक्वेशन. लेकिन मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv² की जगह mv² लिखा ना तो भी उनकी कंसिस्टेंसी सही आएगी. क्यों, क्योंकि मैंने क्या निकाला, हाफ निकाला. हाफ क्या है, वो तो कांस्टेंट है. कांस्टेंट के लिए तुम कुछ लिख सकते हो क्या, m1 l1 t कुछ भी लिख सकते हो क्या कांस्टेंट के लिए. कांस्टेंट के लिए डायमेंशन कैसे, कांस्टेंट मतलब डायमेंशन लेस. कांस्टेंट किसे बोलते हैं हम, जिसका डायमेंशन ही ना हो उसे कांस्टेंट बोलते हैं. तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, वो वैल्यू चेंज होगी नहीं. मतलब m की जगह तुम्हें जो रखना है रख सकते हो, 1 kg 2 kg 3 kg. v की जगह भी तुम्हें जो रखना है रख सकते हो, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. हाफ तो हाफ ही रहेगा, तुम वो m और v कुछ भी चेंज करो तो वो तो कांस्टेंट है. कांस्टेंट के लिए हम फंडामेंटल डायमेंशन एनालिसिस तो नहीं कर सकते ना कि भाई m l t ये होगा, क्योंकि यूनिटी नहीं है तो कहां से आएगा वो कुछ. ओके लेकिन अब देखो तो ये डायमेंशन एनालिसिस से हमने अगर चेक किया तो ये कंसिस्टेंसी आएगी, इसकी कंसिस्टेंसी आएगी, इसकी भी कंसिस्टेंसी आएगी. कंसिस्टेंसी तो इसकी भी आएगी. काइनेटिक एनर्जी मतलब जूल, और जूल का तुम यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस लिख दोगे और mv² का डायमेंशन एनालिसिस लिख दोगे, दोनों सही ही आएगा, दोनों सेम ही आएगा. तो फिर यहाँ भी सेम आ गया, यहाँ भी सेम आ गया,
तो दोनों में से सही इक्वेशन कौन सा, वो भी हमें पता चलेगा, लेकिन डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। जैसे कि ये हमारा आया, अभी बताया ना मैंने जूल का, अभी मैंने करके बताया था। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, जूल मतलब क्या, न्यूटन। हिमांशु ऊपर देखो, जूल मतलब क्या, न्यूटन इंटू मीटर मतलब जूल, और जूल मतलब क्या, एनर्जी का यूनिट। एनर्जी का यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर, तो जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मतलब फोर्स के लिए लिखा मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन, मीटर के लिए लिखा 1 L1। ओके, तो मास मतलब क्या, m1। एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या लिखा था, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, और ये L1 तो है ही। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, m1 L2 T-2। ये किसका बना, जूल का। तो जूल का मेरा काइनेटिक, जूल मतलब यूनिट है किसका, एनर्जी का। कौन सी एनर्जी, कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, कोई भी एनर्जी का यूनिट क्या आ गया, m1 L2 T-2। तो यहां पर भी वही आएगा m1 L2 T-2, यहां पर भी वही आएगा m1 L2 T-2। अब तुम यहां करोगे ना तो भी यही आएगा। क्या, देखो m मास, तो मास का 1 m1, v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर का क्या होगा, देखो यहां पे करता हूं, थोड़ा अलग कलर कर दूं तो तुम्हें समझ में आए। v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर क्या होगा, पहले v का लिखो, v मतलब क्या, मीटर पर सेकंड मतलब क्या, मीटर मतलब लेंथ का 1 और सेकंड मतलब टाइम का 1। तो ये कितना हो गया, L1 T-1। ये किसका है, वेलोसिटी का, लेकिन ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो यहाँ भी मैं स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर किया तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, और -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या आ गया, L2 T-2। तो देखो आ गया सेम, m1 L2 T-2। समझ में आया। तो डायमेंशनली अगर हम देखें तो यस, दिस इज कंसिस्टेंस, मींस दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंस है, होमोजेनिटी है। लेकिन क्या ये इक्वेशन सही है, वो हम पक्का बोल सकते नहीं है। क्यों, कि ये तो सेम आ गया, तो कंसिस्टेंसी है, लेकिन इक्वेशन सही है वो हम नहीं बता सकते। हमें तो अभी यहाँ पता ही है कि इक्वेशन गलत है। क्यों, सही इक्वेशन तो ये वाला है, लेकिन मैं ये गलत इक्वेशन के लिए भी मैं करूं तो भी सेम ही, डायमेंशन एनालिसिस तो सेम ही है। समझ में आया, ये जो बोल रहे हैं मैं तुम्हें एग्जांपल से बता दिया, अंडरस्टूड। ओके, कि अगर यहाँ गलत आया, दैट मींस यहाँ चेंज आया, अलग अलग आया, तो कंसिस्टेंसी नहीं है, और कंसिस्टेंसी नहीं है मतलब 100% वो इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है। नहीं आया तो बात खत्म, लेकिन अगर आ गया तो भी वही इक्वेशन सही है, वैसा हम बोल सकते नहीं है। डन, पक्का, ओके चलो। सो हेंस इफ वी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस, ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेंथ, यस। सो कहाँ आए, डज नॉट, हाउएवर यहाँ पे आए। However, the dimensional consistency does not guarantee correct equations। मतलब अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आ गई तो भी वो गारंटी नहीं है कि वो करेक्ट ही होगा इक्वेशन। जैसे मैंने बताया, इक्वेशन रॉन्ग भी हो सकता है। इट इज अनसर्टेन टू द एक्सटेंट ऑफ डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज और फंक्शंस। ये क्यों अनसर्टेन हो गया, क्योंकि डायमेंशन लेस फंक्शन और क्वांटिटी उसमें आ जाती है। जैसे कि ये सही ही है, लेकिन सही कब होगा, जब डायमेंशन लेस कांस्टेंट हाफ इसमें हो, तो ये सही इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का। वो हाफ नहीं है, इसलिए इक्वेशन गलत है। इक्वेशन गलत है, लेकिन फंडामेंटली डायमेंशनल एनालिसिस करेक्ट है, कंसिस्टेंसी करेक्ट है। समझ में आया, ओके। सो द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ स्पेशियल फंक्शंस such as trigonometric, logarithmic and exponential functions must be dimensionless। याद रखना क्या, the arguments of special functions, मतलब अगर special functions है, sin theta, cos theta, tan theta, trigonometric functions, okay, special functions as the trigonometric functions or logarithmic functions, log x, log 10, log y, logarithmic functions और exponential functions। exponential function मतलब e raised to x, e raised to 2x, e raised to exponential, ओके। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मस्ट बी डायमेंशनलेस। अभी इसको जेडब्ल्यू नीट में पूछ लेंगे, तो अगर ये ध्यान से अगर तुम सिर्फ पढ़ गए ना तो काम नहीं बनेगा, समझना भी पड़ेगा, ओके। पहले तो पढ़ना भी है, पहली बात तो पढ़ते ही नहीं है तो बात ही गलत, हम सोचेंगे कि ये कहाँ से पूछ लिया यार,
ऐसा डायमेंशन एनालिसिस तो पूछा ही नहीं था कि सर ने तो हमें फोर्स, वेलोसिटी और वो सब बताया था और इन लोग ने बोल दिया कि डायमेंशन एनालिसिस बताओ tan थीटा का। हमने डिस्कस किया फोर्स, वेलोसिटी, जूल, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, वो डेंसिटी, वो सब डिस्कस किया और एग्जाम में क्या पूछ लिया, tan थीटा का डायमेंशन एनालिसिस लिखो। तो हम सोचेंगे कि ये तो सिलेबस के बाहर का है। सिलेबस के बाहर का नहीं है, ये सेंटेंस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कि द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ स्पेशल फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस होंगे जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और से लॉगरिथमिक फंक्शन से log x प्लस वाई, ओके, और से एक्सपोनेंशियल फंक्शन से e⁻²x प्लस 3। तो अगर इसका डायमेंशन पूछा, डायमेंशन एनालिसिस, इसका डायमेंशनल एनालिसिस पूछा, इसका डायमेंशनल एनालिसिस पूछा, किसी का भी डायमेंशनल एनालिसिस पूछे, मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये सेंटेंस से तुम्हारा आंसर निकलेगा कि इसका डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा, m0 l0 t0, ये सबका क्या होगा, डायमेंशनलेस, मतलब डायमेंशन होगा ही नहीं। समझ में आया? पक्का? तो अगर ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा पूछ ले और फिर तुम सोचो सर tan थीटा का यूनिट क्या होता है, अरे tan थीटा का कहाँ यूनिट होता है? tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में कैसे निकालते थे 10th में, ऐसे अगर हो ये थीटा है तो tan थीटा कैसे निकालते थे, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड सपोज सेंटीमीटर में होगी, एडजेसेंट साइड भी सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, तो tan थीटा तो डायमेंशनलेस हो गया। समझ में आया? पक्का? तो ऐसा कुछ पूछ ले तो उसका आंख बंद करके क्या होगा, डायमेंशनलेस, मतलब 0 0 0, सब कुछ 0। ओके, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछेंगे, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछेंगे, और अगर इजी रखना हो तो फिर ऐसे पूछेंगे कि tan थीटा और से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डायमेंशन फॉर्मूला 0 होता है, ट्रू और फॉल्स। तो तुम्हें ये सेंटेंस पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन लेस होता है, ट्रू। ये इजी क्वेश्चन है और उसी को थोड़ा ट्रिक किया तो ये बन गया, तो इसको बोलते हैं टफ क्वेश्चन। लेकिन कुछ टफ नहीं है, जो ये कंसेप्ट है वही ये कंसेप्ट है, ये वर्डिंग में थियरी है और ये उसका प्रैक्टिकल है, एग्जाम्पल है उसका। अंडरस्टूड? तो ये अलग नहीं है, ये भी सिलेबस में ही कहा जाएगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते ये तो कहीं था ही नहीं बुक में और पूछ लिया। भाई ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, उसका मीनिंग यही होता है। अंडरस्टूड? ओके। अ प्योर नंबर रेशियो ऑफ, तो ऐसे ही JEE नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने बोला ना कि मैं बीच बीच में ही बताते जाऊंगा कि जहां जो भी थियरी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जहां पर भी जैसा आ रहा है मैं थियरी में ही बताऊंगा कि ये थियरी में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, वही याद रखना है एक्चुअल में। तुम पर्टिकुलर ऐसे पूरा बोर्ड का पढ़ लिया और फिर एक महीने JEE नीट के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड का पूरा रटा हुआ है, ऐसे समझा हुआ नहीं है, तो JEE नीट में कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। जो लोग ऐसी प्रिपरेशन करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि बोर्ड पूरा अच्छे से पढ़ लिया, अब 1 महीना 2 महीना है और अब सोचेंगे JEE नीट की प्रिपेयर करें, तो वो तो सब रटाया हुआ है। ये समझना पड़ेगा, एक एक सेंटेंस को समझना और पढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़ना, उसका कंक्लूजन निकालना, उसके एग्जाम्पल्स समझना, वो सब अलग अलग बातें हैं। अंडरस्टूड? ओके। और रटना तो अलग ही है, वो तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू याद रखते हैं, दैट इज रटना। पर पहले समझो तो सही। डन? ओके। अ प्योर नंबर रेशियो ऑफ, देखो प्योर नंबर कोई हो तो रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है उनका रेशियो, सच एज एंगल एज द रेशियो ऑफ लेंथ बाय लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 और रिड्यूस के हिसाब से 9। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। सो से वैक्यूम में c और मीडियम में v, c/v, तो ये भी होगा मीटर पर सेकेंड, ये भी होगा मीटर पर सेकेंड। तो कोई बोल दे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन एनालिसिस लिखो, तो यही लिखना है, m0 l0 t0। क्यों? कट हो गया भाई, मीटर पर सेकंड, मीटर कट हो गया तो वो तो कांस्टेंट हो गया भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करो कैसे लेते थे हम, 1.3 1.5 ग्लास का, वाटर का, तो ये तो नंबर है, नंबर का थोड़ी डायमेंशन एनालिसिस होगा। अंडरस्टूड? हाँ, सो नाउ वी कैन टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। अच्छा,
समझ गए? अभी तक का समझ गए? अब जो हम समझे ना, मैंने जो तुम्हें इक्वेशन बताया ना, अलग अलग ये इक्वेशंस बताए, मैंने बताया कैसे, जैसे कि ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन करके बताया, अभी भी वही बता रहे हैं कि कैसे चेक करते हैं। अभी तो बताया कैसे चेक करते हैं, LHS = RHS आ गया तो कंसिस्टेंसी है, नहीं आया तो नहीं है, वैसे ही चेक करते हैं। तो वैसे ही चेक करना है, चलो करते हैं। ये हमारे गिवन है इक्वेशन x = x0 प्लस v0t प्लस हाफ AT²। ये देखा हुआ इक्वेशन है या नया है? क्या लग रहा है, नया है या आ गया है? पहले आया है? नहीं याद? हिमांशु आ गया है 8th में, ना 10th में ना 9th में, 8th में आ गया है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। 8th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन, ओके, उसमें इक्वेशंस आए थे, 3 इक्वेशंस थे ऐसे, ओके, तो ये उसमें आ गया है। x = x0 प्लस v0 नहीं था, u0 था उसमें, u0t प्लस हाफ AT² ऐसे, ओके। चलो कोई बात नहीं, अभी हम समझेंगे, अब तो सब याद रखना ही है। फॉर द डिस्टेंस x traveled by a particle or a body in time t which starts from the position x0 से स्टार्ट हो रहा है, with an initial velocity v0 at time t = 0 and has a uniform acceleration a along the direction of motion। ये पूरा पैरा क्यों लिखा? तुम्हें बताने के लिए कि यहाँ पे सब क्या डिनोट हो रहा है। x क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। x0 क्या है? वो भी डिस्टेंस ही है, लेकिन इनिशियल डिस्टेंस कितना है? x0 कितना है? इनिशियल डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट किया वो है। v0 क्या है? वेलोसिटी। कौन सी? इनिशियल। नॉट मतलब इनिशियल, नॉट मतलब इनिशियल, या तो फिर i लिखेंगे। क्या लिखेंगे? i, vi लिखेंगे या v0 लिखेंगे, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ओके। और t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन एंड t मतलब टाइम। तो ये बोल दिया हमें, अब बोल रहे हैं, चलो अभी चेक करते हैं LHS = RHS। सो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, उस साइड पहला क्या कौन था? x। तो x मतलब क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या? मीटर। मीटर मतलब क्या? लेंथ। तो L1 खत्म, एक ही था वो तो LHS में क्या आ गया? L1। अब RHS लेते हैं, तो RHS में तो 3 है। अब सोचो मैंने क्या बोला था, यहीं पे पकड़े जाएंगे हम, ओके। RHS में तो 3 है, तो ये और ये, अब तीनों का क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बोला एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होता है? जिनके यूनिट्स सेम हो। तो यहाँ पर अगर एडिशन है मतलब फर्स्ट टर्म का डायमेंशंस और से यूनिट, सेकंड टर्म का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम, वही होना चाहिए, थर्ड का होना चाहिए की बात है। डन, ओके। अगेन देखो, अब RHS की बात करें तो पहला आया x0। x0 मतलब इनिशियल डिस्टेंस, मतलब कहां से स्टार्ट करो, है तो डिस्टेंस ही, ओके। तो वो भी क्या आएगा? L1। अब सेकंड टर्म वो क्या है? v0t। v0t मतलब क्या? v0 मतलब क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ये यूनिट लिख देते हैं। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड कट, बाकी रहा मीटर। मीटर मतलब L1, खत्म। नेक्स्ट हाफ AT²। तो भाई हाफ तो हाफ डायमेंशनलेस है। a मतलब क्या? a का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। टाइम का क्या होता है? सेकंड, लेकिन उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कट, वापस क्या आया? मीटर, और मीटर क्या क्या होता है? L1। तो देखो L1 = L1 + L1 + L1, तो ये तो सही बात हो गई, सही बात हुई ना। ये सबके यूनिट सेम है, दैट्स वाई उसका एडिशन होगा। एडिशन होगा तो भी यूनिट तो सेम ही रहेगा। जैसे कि भाई तुम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये सबका एडिशन कर दो तो आंसर भले ही तुम्हारा 12 आ जाए, लेकिन पीछे तो सेंटीमीटर ही आएगा ना भाई। डन, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई करते तो क्या आता पीछे? ये 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये तीनों का मल्टीप्लाई करते तो क्या आता? क्यूब हो जाता। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। भाई प्लस माइनस में क्यूब होगा या स्क्वायर होगा? नहीं। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन याद रखना है क्योंकि स्टूडेंट न्यूमेरिकल करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा। ये छोटी बात है, लेकिन अगर ऐसे छोटे डाउट हो तो भी पूछ लो,
12th में जाके ऐसे क्वेश्चन हो, इससे अच्छा है अभी ही हो जाए। तो ऐसा मत समझना कि इतनी छोटी बात कहाँ पूछूं, पूछ ही लेना, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है, उसको डाउट है तो उसको बड़ा समझो, और बड़ा समझोगे तो पूछोगे, और पूछोगे तो वो डाउट सॉल्व हो जाएगा। ओके, छोटा या बड़ा डाउट है तो डाउट को सॉल्व कर लो। ओके, हमें नाम नहीं देना है, हमें उसका मैग्नीट्यूड नहीं डिसाइड करना है कि बड़ा डाउट है या छोटा डाउट है, मतलब सॉल्व कर लो, दैट्स इट। ओके, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये समझ में आ गया? तो LHS इज इक्वल टू RHS हुआ, दैट मीन्स दिस इज कंसिस्टेंट, और से कंसिस्टेंसी प्रूव। डन? ओके, चलो, as each term on the right hand side of the equation has the same dimensions, namely that of the length which is the same dimension of left hand side of the equation, hence this equation is dimensionally correct equation. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। डन? अब अगर मैं ये इक्वेशन में से x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर मैं ये इक्वेशन में से अगर ये मैं हाफ निकाल दूं तो डायमेंशनल एनालिसिस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अरे हाफ को तो ऐसे भी मैंने कुछ लिखा ही नहीं ना, हाफ का तो डायमेंशन होगा, तो हाफ लिखूं या ना लिखूं कंसिस्टेंसी तो प्रूव हो ही जाएगी। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर कंसिस्टेंसी प्रूव नहीं हुई, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हुआ, मतलब गिवन इक्वेशन इज रॉन्ग 100%। लेकिन अगर हो गई तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट ही है भाई एकदम 100%। क्यों? क्योंकि इसका भी सेम आया और अभी जो हमने किया उसका भी डायमेंशन एनालिसिस सेम ही होगा। तो जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं वो नहीं बोल सकते, हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज डायमेंशनली करेक्ट। कौन सा करेक्ट? डायमेंशनली करेक्ट, मतलब डायमेंशनली इक्वल है तो डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन इक्वेशन करेक्ट है वो नहीं पता। डन? ओके, ये सेंटेंस वही बोल रहा है वापस। इट मे बी नोटेड दैट टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशंस टेल्स अस, वही बात अभी रिपीट करके बताएंगे, टेल्स अस no more and no less than a test of consistency of unit, but has the advantage that we need not commit ourselves to a particular choice of units, and we need not worry about the conversions among multiples and submultiples of the units. क्या बोल रहे हैं कि डायमेंशन एनालिसिस से फायदा क्या होता है? हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ता कि भाई वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है और एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो फिर तुम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे, वो सब करने के बाद डायमेंशन एनालिसिस करोगे, उसकी जरूरत ही नहीं है। भले ही तुम एक्सेलरेशन को लिखो ना तुम किलोमीटर पर आवर में, है क्या एक्चुअली वो? लेंथ अपॉन टाइम। भले ही तुम वेलोसिटी को लिखो ना मीटर पर सेकंड में, एक्चुअली वो है क्या? लेंथ अपॉन टाइम। तो हम डायमेंशन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं। उसके डायमेंशन मतलब लेंथ हो गई, ओके, उसका मास हो गया, उसका टाइम हो गया, ये सब अलग अलग डायमेंशंस है। तो हम डायमेंशन का एनालिसिस कर रहे हैं, यूनिट्स का एनालिसिस नहीं कर रहे। इसलिए हमें यूनिट कन्वर्जन की मेहनत नहीं करनी पड़ती। कब? जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तब। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? ओके, यूनिट वी नीड नॉट। ओके, अब देखो, इट मे बी बॉर्न इन माइंड दैट, मतलब ध्यान रखने जैसी बात है। कौन सी? जो हमने इतनी बार डिस्कस की, बार बार बोली वो। इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट, अगर ये कंसिस्टेंसी टेस्ट में कोई फेल हो गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हुआ, तो इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, मतलब वो गलत है इक्वेशन, दैट्स इट। बट इफ इट इज पासिस, मतलब अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया तो इट इज नॉट प्रूव्ड राइट। अगर सही हो गया तो इक्वेशन राइट है ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ कंसिस्टेंसी हो गई है ऐसा बोल सकते हैं। Thus, a dimensionally correct equation need not to be actually exact equation, मतलब जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगा वही एक्चुअल करेक्ट इक्वेशन है ऐसा हम बोल सकते नहीं है। जैसे अभी बोला कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, हाफ लिखो ना लिखो तो भी, लेकिन करेक्ट इक्वेशन नहीं है क्योंकि करेक्ट इक्वेशन में हाफ आता है। डन? वही कहना चाह रहे हैं। बट डायमेंशनली रॉन्ग, मतलब डायमेंशनली ही रॉन्ग हो, मतलब डायमेंशनली रॉन्ग कौन होगा? जो कंसिस्टेंसी टेस्ट में फेल हो गया है वो डायमेंशनली रॉन्ग है।
और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। सिंपल, एक ही बात को बहुत बार बताई है लेकिन समझ गए तुम। डन, कोई डाउट नहीं है, पक्का एग्जाम्पल के साथ समझ गए, श्योर ना?